हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक दशानन। संजय गुप्ता पेश करते हैं दशानन, हास्य सम्राट बांकेलाल का हास्य कॉमिक विशेषांक। ओम विष्णु, ओम जय जगदीश हरे, जय 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 हनुमान गुसाई। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, माखन मेरे बाप ने भी नहीं खायो। विशालगढ़ में आज भी आगमन हुआ था एक ऋषि का, जो तपोवन में रहने आया था। ये थे ऋषि दुखाचार्य। दुथी मन मेले, थुन मेला तैना, दहा नहीं तैना, वहाँ नहीं लेना। बेचारा तोतला। अगर मैं इसे हंसाकर इसका दुख दूर कर सकूं तो शायद ये प्रसन्न होकर मुझे कोई ऐसा वरदान ही दे दे जो मुच्छड़ के खिलाफ योजना बनाने में मेरे काम आए। किंतु इसे हंसाने के लिए क्या करूं? ये तो बिना हंसाई हंसने लगा। अपना मुंह पीछे तल्ले, तेली छतल देखकर हंसी आ रही है। मैंने ऐसी मजातिया सूरत तभी नहीं देखी। जल्दी से मुंह पीछे तल मूल्त। चलो, तुम्हें हंसी तो आई। मैं तो तुम्हें हंसाने की ही सोच रहा था, क्योंकि दुखियों को हंसाना पुण्य का काम होता है। लेकिन मुझे नहीं हंसना। हंसने से मेरे शरीर में तांते निकल आए हैं और मुझे दर्द हो रहा है। अरे ये क्या, ऋषि को क्या हो रहा है? ये कांटे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तंबथत, जल्दी से अपना मुंह पीते तल, तेली मुंह थे दे तली मुझे सबसे ज़्यादा हंसी आ रही है। ओह ये बात है, फिर तो मैं अपना मुंह पीछे नहीं करूँगा। मैं तुझे थाप दे दूंगा, गुल तू तिद्दा बन जाए। नहीं, शाप मत देना, मैं मुंह पीछे करता हूँ। शुक्र है मेरी हंसी बंद हो गई, पलब थाप तो दे दिया। हंसी बंद होते ही मैं फिर से दुखी हो गया और मेरे आंसू बहने लगे और मेरे छलील से ताते भी गायब हो गए। पर बाकी अब तेरा क्या होगा? इसने तो तुझे शाप दे दिया है, मैं टिड्डा बन जाऊंगा। किंतु मैं अभी तक टिड्डा बना क्यों नहीं? पता नहीं मेरा शाप किसी को क्यों नहीं लगता। ओह समझ गया, ऋषि तोतला है। इसने कहा था कि मैं तुझे थाप देता हूँ, जबकि देना होता है शाप। थाप तो तबले को देते हैं। ऋषि जी, आपकी ऐसी अवस्था कैसे हुई? मुझे किसी का भी चौकटा देखकर हंसी आ जाती थी। चौकटा मतलब चेहरा। एक बार मैंने मेढक देवता को प्रसन्न किया, उनकी सूरत देखते ही मेरी जो हंसी छूटी तो बस फिर मत पूछो। क्रोध में भरकर उन्होंने मेरी आंखों में प्याज का रस टपकाकर शाप दे दिया कि अब मुझे हमेशा आंसू बहाते रहना पड़ेगा। अगर मैं हंसूंगा तो मेरे शरीर पर कांटे उगाएंगे, और जब तक मैं हंसता रहूंगा कांटे और लंबे होते जाएंगे। मेरा मतलब, ऋषियों की विशालगढ़ में कोई कमी नहीं। महाराज, ऋषि फालतू समाचार आपसे मिलना चाहते हैं। ओह, उन्हें ऋषि कक्ष में ले जाओ, हम आते हैं। ऋषि फालतू समाचार के पास ज़रा भी फालतू समय नहीं था। महाराज, मैं आपको केवल ये बताने आया हूँ कि बचाव योग के कारण आज आप पर 4 गंभीर संकट आएंगे। ओह, किंतु आपके पास से हींग की बदबू क्यों आ रही है? वो तो आती रहती है। ऋषिवर, अब जल्दी से संकटों और उसके हल के विषय में बताएं। संकट तो जब आएंगे तब तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। मैं तो केवल तुम्हें यह बताने आया हूँ कि इन संकटों में तुम्हारी जो भी मदद करेगा तुम्हें उसे अपना 1/4 राज्य देना होगा, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ओह, ऋषि फालतू समाचार के प्रस्थान के पश्चात मेरी मदद तो हर बार केवल एक ही व्यक्ति करता है, और वो है बाकेलाल। तो उसे 1/4 राज्य देने में कोई हानि नहीं होगी। पहली बार कोई ऋषि मुझे अच्छा लगा है। पर राज्य पर कैसे संकट आने वाले हैं? संकट का नाम था राजा चक्रम सिंह। तुमने मेरी योजना के मुताबिक ऋषि फालतू समाचार के वेश में संकट का समाचार राजा विक्रम सिंह तक पहुंचाकर पुरस्कार पाने का काम किया है, सेनापति हींग सिंह। धन्यवाद महाराज। अब तुम देखते जाओ, विशालगढ़ पर 4 ऐसे संकट मंडराएंगे जिसमें राजा विक्रम सिंह की मदद मैं खुद करूंगा। राजा विक्रम सिंह बार बार मुझे ही देगा 1/4 राज्य। इस प्रकार 4 बार विक्रम सिंह की मदद करके मैं उससे पूरा राज्य हत्या लूंगा। पहला संकट विशालगढ़ में कदम रख चुका था। व्यापारियों के रूप में हम विशालगढ़ में आ गए। हमारे पास शस्त्र नहीं थे, इसलिए सीमा पर तैनात सैनिकों को भी हम पर संदेह नहीं हुआ। अब हमें असली रूप में आकर महल पर धावा बोलना है और चड्डी लुटेरा बनकर लूट लेने अस्तबल के सभी घोड़े। चड्डी लुटेरा जिंदाबाद। डैचू डैचू, खुद तो चड्डी पहन रखी है, हमें नंगे ही ले आए। डैचू डैचू डैचू। चड्डी लुटेरे ने महल पर धावा बोल दिया। अरे रे,
कौन है ये नंग धड़ंग? ये तो महल में घुसा है। जल्दी से सेनापति जी को तेरी ऊपर समाचार दो। चड्डी लुटेरा जिंदाबाद। लुटेरों ने गधों से उतर कर अस्तबल में लूट मचा दी। लूट लो पूरे अस्तबल को। लेकिन विशालगढ़ के सेनापति ने भी तो हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी थी। खबरदार, जहां हो वहीं रुक जाओ। तुम्हारी ये जरूरत? हाँ, हमारी ये जरूरत। कर ले, क्या करेगा? पकड़ लो इन दुष्ट लुटेरों को। हाँ हाँ, आओ पकड़ो हमें। आक्रमण! धम 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 आई ऊ। तुम्हारी ये मजाल? हाँ, मेरी ये मजाल। कर ले, क्या करेगा? थाड़ ऊ। ये ना हमसे डरे ना हमारी तलवार भालों से। तलवार भाले चलाते हुए आगे बढ़ो और इन्हें हिरासत में ले लो। या ये तो हमें तलवार है घुमाते हुए आगे बढ़ते देखकर भी पीछे नहीं हट रहे और ना ही डर रहे हैं। अबे डरो। हम तो नहीं डरते। सेनापति जी, अब क्या करें? और तलवार घुमाई तो ये कट जाएंगे, भाले घुमाएंगे तो इन्हें चुप जाएंगे। थाड़ 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 थाड़। तो फिर इस बार इनके सिर ही उड़ा दो। मैं तो कहता हूँ पहले घायल करके देख लो, वरना पछताओगे। हम शत्रुओं को मारकर पछताते नहीं हैं। हाँ हाँ, आओ सिर उड़ाओ। खचा खचा। मैंने तो पहले ही कहा था पहले घायल करके देख लो। देख लिया सिर उड़ाने का नतीजा। हमारे ही सैनिकों के सिर कैसे कट गए? क्योंकि हमारे पास कर वार खा वार शक्ति है। कोई भी मानव अगर हमें घायल करेगा तो वो खुद ही घायल होगा। सिर काटेगा तो खुद अपना सिर कटवाएगा। अच्छा हुआ मैंने किसी का सिर नहीं काटा। चलो मेरे बहादुर चड्डी सैनिकों, अस्तबल से सारे घोड़ों को खोलकर अपने कब्जे में ले लो। क्या अब हमें इन नंग धड़ंगों का गुलाम बनकर रहना होगा? जिनके पास पहनने को कपड़े तक नहीं, वो हमें चना कहाँ से खिलाएंगे? होड़प्पा दे की होगा भापे। खबरदार, घोड़ों को छोड़ दो, वरना याद रखो मेरा नाम बाकेलाल है। ठहरो बाकेलाल, अगर तुमने या महाराज ने इन पर तलवारें चलाई तो तुम्हारा और महाराज का अंजाम भी हमारे इन सैनिकों की तरह होगा, क्योंकि वो वार उल्टे प्रहार करने वाले को पड़ते हैं। बाकेलाल, होड़प्पा दी किए हो, मुझे लगता है यही है पहला संकट। ओह, अगर मैं इस संकट से महाराज की रक्षा कर दूंगा तो महाराज मुझे 1/4 राज्य पुरस्कार स्वरूप देने पर विवश होंगे। मगर इस संकट से छुटकारा कैसे मिलेगा? अगर ये बात है सेनापति, तो पहले मैं इसे घूंसा मार कर देखता हूँ। ले मार, मैं मुंह आगे कर देता हूँ। था लेकिन ये घूंसा तो मेरा ही मुंह तोड़ रहा है। और मारेगा बाकेलाल? बाकी तुम्हारा मुंह टेढ़ा क्यों हो गया? ले ये हथौड़ा मार। इसे हथौड़ा मारा तो खोपड़ा मेरा ही फूटेगा। महाराज, ये आपसे कह रहा है। बाकेलाल, होड़प्पा दी की होगा। वो मारा पापड़ वाले को। सूझ गई तरकीब इन चड्डी सैनिकों को धूल चटाने की। जबकि इधर राजा चक्रम सिंह व्यापारी का वेश धरकर आगे बढ़ रहा था। सेनापति हींग सिंह अपना चक्कर चला चुका होगा। अब मुझे हाथी पर सवार होकर विशालगढ़ पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि राजा विक्रम सिंह को संकट से केवल मैं ही बचा सकता हूँ। किंतु चक्रम सिंह का पाला भी बाकेलाल से पड़ा कहाँ था? भैया चड्डी लुटेरे, तुम्हें अस्तबल से घोड़े ले जाने हैं तो ले जाओ, किंतु हम उनको खाना खाए बिना नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम घोड़ों को खिलाए बिना खुद भी नहीं खाते। एक शर्त पर, हमारे गधों को भी वही राजसी खाना खिलाना पड़ेगा। मुझे मंजूर है। सेनापति, घोड़ों को ताज़ी हरी धूप खिलाने की व्यवस्था करने के लिए मेरे साथ चलो। बाकेलाल, ये तुम क्या कर रहे हो? संकट से निपटने की बजाय तुम घोड़ों को घास खिलाने को कह रहे हो? बाकेलाल का दिमाग खराब हो गया है शायद, पर मुझे क्या, व्यर्थ में अपने सिर फड़वा या कटवा कर कोई लाभ भी तो नहीं है महाराज। मैं अभी आया। अवश्य बाकेलाल के मस्तिष्क में कोई योजना है इनसे निपटने की, पर क्या? फिर जल्दी ही। ये लो चड्डी लुटेरे, हम घास के गट्टर ले आए। अपने आदमियों से कह दो कि हमारे प्यारे घोड़ों और अपने गधों को हरी धूप खिला दें। और ये महाराज का मुंह लगा घोड़ा है, इसे तुम अपने हाथों से खिलाना, तभी ये तुम्हें अपने ऊपर सवारी काटने देगा। ठीक है? घोड़े और गधों को हरी मुलायम धूप खिलाओ ताकि इनमें भागने की ताकत आ जाए, फिर हम इन्हें हाँक कर ले जाएंगे। लो प्यारे घोड़ों, विशालगढ़ के महल के सब्जी बाग की ताज़ा व हरी धूप आखिरी बार खा लो, क्योंकि अब तो तुम्हें हमारे साथ ही जाना है। महाराज, मैं ये दृश्य नहीं देख सकता, आपको भी नहीं देखना चाहिए। चलिए, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं। सेनापति, अपने सैनिकों को भी बुला लो। चलो भाई चलो, खाओ खाओ। लेकिन ये क्या? टैचू टैचू, अबे क्या खिला दिया? सी घास खाती मेरी तो सांस अटक गई। घोड़े और गधे जैसे पागल हो गए। स्थिति अब बर्दाश्त के बाहर थी। ये अचानक घोड़ों और गधों को क्या हो गया? ये तो बिगड़ गए। हमारे चारों ओर बिगड़े हुए घोड़े और गधे हैं और हम उनके बीच। हमारा शायद बाकेलाल ने कोई चाल चल दी है। बाकेलाल,
घोड़ों और गधों को क्या हो गया? यही तो मेरी चाल थी महाराज। मैंने सब्जी बाग में उगी तीखी हरी मिर्चें घास के गट्ठरों में मिला दी थी ताकि घोड़े व गधे उन्हें खा लें। तीखी मिर्चों का सेवन करते ही घोड़ों को मिर्ची लग गई, और जब किसी को मिर्ची लगती है तो वह ऐसे ही कूदता है। हमारे द्वारा किए जा रहे प्रहार तो हम पर उल्टे पड़ रहे थे, परंतु घोड़ों द्वारा किए जा रहे वार चड्डी सैनिकों को ही धूल चटा रहे हैं। इधर उधर पड़े धूल चाट रहे टिड्डी चड्डी सैनिकों को कुचल डालने के लिए हमारे सैनिक हाथी लेकर आ रहे हैं। चा इन्हें लीद करने की दवा दे दी गई है ताकि ये चड्डी सैनिकों पर ढेर सारी लीद करके उन्हें लीद में दबाकर मार डालें। भागो, हमारी योजना नाकामयाब हो गई। पर ये तो भाग रहे हैं, उन्हें मार भगाना ही तो हमारा उद्देश्य है। उनका जादू इंसानों पर चल रहा था। शुक्र है ये बात मेरी समझ में जल्दी ही आ गई। शीघ्र ही मुबारक हो महाराज, शत्रु को सीमा पार खदेड़ दिया गया है। वाह, किंतु सेनापति, ये सैनिकों ने टोकरों में क्या भर रखा है? भागते चड्डी सैनिकों की चड्डियाँ। हाथियों ने अपनी सूंड से भागते सैनिकों की चड्डियाँ भी खींच ली। वाह, फिर तो आज इन्हें खूब गन्ने खिलाओ। राजा चक्रम सिंह भी उसी मार्ग से होकर विशालगढ़ की ओर बढ़ रहा था। अरे कौन हो तुम लोग? मेरा मार्ग क्यों रोक रहे हो? महाराज, हमारे मुंह पर हाथी की लीद चिपकी है, इसलिए आप हमें पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं हींग सिंह हूँ, आपकी चड्डी सेना का सेनापति। ओ, हाथी की लीद और उसकी गंधी तो उस शक्ति की काट भी थी जो मैंने तुम्हें दी थी, जिससे शत्रु का वार उल्टा उसे ही लगता था। इसलिए तो मैं हाथी लेकर आ रहा था। सत्यानाश, 1/4 राज्य मारा गया। ओह, इस हाथी को क्या हो गया? घर, एक तो इतनी दूर से अपनी पीठ पर बैठा कर ला रहा हूँ, ऊपर से बेफालतू में अंकुश मारता है। चल नीचे जा। राजा चक्रम की योजना तो व्यर्थ चली गई थी, किंतु बाकेलाल की इच्छा पूर्ण होने वाली थी। बाकेलाल, अब तो 1/4 राज्य मुझे तुम्हें सौंपना होगा। ये रहा पूरब दिशा के चौथाई हिस्से के तुम्हें सौंपे जाने की राजज्ञा। अब वहाँ तुम्हारी चलेगी। इसकी क्या आवश्यकता थी महाराज? इसी की तो आवश्यकता थी। बाके, इसी बात पर एक पुच्ची तो दे। अवश्य महाराज। बोलो, चौथाई विशालगढ़ के राजा बाकेलाल की जय। फिर अपने कक्ष में लौटकर वो मारा पापड़ वाले को। ओए बल्ले बल्ले, चाहे चौथाई भाग ही सही, मैं राजा तो बन गया। इस बार बिना योजना बनाई मैं तो बन गया राजा। राजा चक्रम सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर था। विशालगढ़ का चौथाई हिस्सा मेरे हाथ से निकलकर उसका मगध बाकेलाल के हाथ में चला गया, जबकि उसे प्राप्त करने की योजना मैंने बनाई थी। महाराज, गुस्सा थूक दीजिए, क्योंकि हमने आपका क्रोध शांत करने के लिए जितना भी कांच का सामान रखा था वो सारा आप तोड़ चुके हैं। मेरा क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है, और कांच का सामान लाओ। कांच का तो नहीं मिला महाराज, मैं कुमार से मिट्टी के घड़े इत्यादि ले आया। कोई बात नहीं, मुझे तो फोड़ने से मतलब है, क्योंकि गुस्से में मैं कुछ फोड़ फाड़ ना करूं तो मुझे मज़ा नहीं आता। फड़ाक फोड़ फोड़। थोड़ी देर बाद, महाराज, मैं पीकदान ले आया हूँ। अब तो गुस्सा थूक दीजिए, क्योंकि कुम्हार द्वारा लाए गए मिट्टी के सारे बर्तन भी आप फोड़ चुके हैं। 1/4 तो गया, किंतु अब भी विशालगढ़ के 3 हिस्से पड़े हैं, जिन्हें 3 और हमले करके और फिर उनसे उनका बचाव करके मैं राजा विक्रम सिंह से पुरस्कार स्वरूप ले सकता हूँ। सेनापति हींग सिंह, मेरा अगला शिकारी होगा प्याजा। प्याजा को जगाओ। मैं इसके पाँव में गुदगुदी करके इसे जगाता हूँ महाराज। विशालगढ़ में सभी को इस बात की जानकारी थी कि अभी 3 संकट और आने हैं, और हमें जब तक ये ना मालूम हो कि वह संकट किस प्रकार के होंगे, हम उनका मुकाबला करने के लिए कोई भी योजना नहीं बना सकते। किंतु हमें हर समय सावधान रहना होगा। मुझे भी, क्योंकि अगर मैंने शेष 3 संकटों से भी विशालगढ़ की रक्षा कर दी तो मुच्छड़ को विशालगढ़ के बाकी 3/4 हिस्से भी मेरे नाम करने पड़ेंगे। इस प्रकार मैं बन जाऊंगा पूरे विशालगढ़ का राजा। विशालगढ़ की सब्जी मंडी में पड़ चुके थे दूसरे संकट के खौफनाक कदम। सब्जी मंडी में जितने भी प्याज है सब प्याज आगे वाले कर दो, क्योंकि ये मेरा आहार है। अन्यथा जब तक मैं यहाँ रहूँगा मेरे मुंह से प्याज की तीव्र फुंकार निकलती रहेगी, और अगर मैं अधिक समय तक रुक गया तो मसलते मसलते तुम्हारी आंखें अंधी हो जाएंगी। इसके आगमन के साथ ही जलन के कारण हमारी आंखों से पानी निकलने लगा है। अबे पानी नहीं, आंसू बोल, आंसू। हाँ, जैसे घरवाली के प्याज काटने पर निकलते हैं। कमबख्त मुझे जल्दी से काम पर भेजने के लिए सुबह सुबह ही प्याज काटने शुरू कर देती है। भागो, वरना ये प्याज के साथ साथ कहीं हमें भी ना खा जाए। सारी सब्जी मंडी के प्याज खा जाऊंगा। सब प्याज हजम हो गए। टकार। अब चलता हूँ महल, जहाँ पहुँचकर मुझे प्याज की इतनी भयंकर बदबू और फुंकार छोड़नी है कि या तो सबकी आंखें अंधी हो जाएं, अन्यथा सब महल छोड़कर भाग जाएं। उस समाचार में महल में खलबली मचा दी। क्या? प्याज की तीव्र गंध की फुंकार छोड़ने वाला विशालकाय राक्षस प्याज की भयंकर गंध छोड़ता हुआ महल की ओर हो रही आ रहा है? जी हाँ महाराज, वो जहाँ जहाँ से भी गुजर रहा है उसकी फुंकार के प्रभाव से लोगों की आंखों में भयानक जलन मच रही है, और वह आंसू बहाने पर मजबूर होते जा रहे हैं।
आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उस राक्षस से कह दे हमें भूल जाएं। आंखें बंद करने से भी आंसू बहने बंद नहीं हो रहे। ओह, हमारी आंखों में भी जलन होने लगी है। मेरी आंखें भी प्याज की जलन मच रही है। इसका मतलब प्याज तक यहाँ तक आ पहुँचा है। बाकीलाल, यही है दूसरा संकट। या तो महल छोड़कर भाग जाओ या फिर आंखें मसल मसल कर अंधे होने के लिए तैयार हो जाओ। सेनापति अपने सैनिकों को लेकर पहुंचा। इस पर तीर भाले फेंको। तीर भाले तब फेंकें जब हमारी आंखों से आंसू बहने बंद हो और हम आंखें मसलना बंद करें ताकि हमें प्याजा दिखाई दे। कमबख्तो, मैं कहता हूँ उस ओर तीर चलाओ। राक्षस प्याज उधर ही है। साए साए। आप किधर तीर भाले चलाने को कह रहे हैं? हमें आपका इशारा दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हमारी आंखें बंद हैं। फिर भी हम तीर भाले फेंक देते हैं। तीर भाले वृक्ष पर बैठे कौओं को लगने लगे। काओ, अबे हमने क्या किया है जो हमें तीर मार रहा है? इन्हें टोंग मारो। ये तो कौए, हम पर दोहरा हमला हो गया। दोहरा नहीं, तेहरा। मेरी प्याज गदा भी अब तुम्हें मारेगी। उई हुड़ब्बा दी केहू सेनापति जी। बाकेलाल तथा विक्रम सिंह पानी के छींटे आंखों पर मार रहे थे। पानी के छींटे मारने से आंखों में जो प्याज का रस चला गया वो धुल जाएगा। किंतु बाकेलाल, इस संकट को कौन हल करेगा? संकट हल करने के लिए तीव्र रफ्तार से बढ़ा आ रहा था राजा चक्रम। प्याज के पानी की काट है पानी और मेरे पास है जल बादल बूटी, जिसे वायु में चढ़कते ही कृत्रिम बादल मंडराने लगते हैं और भारी वर्षा आरंभ हो जाती है। मैं राक्षस प्याजा से लोगों को बचाने के लिए वहाँ इसी बूटी का प्रयोग करूँगा। और इस बार मैं सफल होकर रहूँगा। एक बार 3/4 राजपाट मुझे मिल गया तो फिर मैं चौथा भी बाकेलाल से कोई तिकड़म भिड़ाकर प्राप्त कर लूँगा। बाकेलाल के कहने पर सैनिकों को बता दिया गया कि प्याज की तीखी गंध की काट पानी है, लेकिन अगर सैनिक जल से अपनी आंखें धोते तो फिर शस्त्र कैसे चलाते? खूब आंखें धो लो ताकि मुझे तुम्हें पीटने का खूब अवसर मिले। कमबख्तों, कुछ सैनिक पानी फेंकने का काम करें तो कुछ शस्त्र चलाने का। कुछ सैनिक सशस्त्र सैनिकों की आंखों पर पानी फेंको ताकि उनके हाथ शस्त्र चलाने के लिए स्वतंत्र रहें। छपाक छपाक। ओह, पानी के धक्कों से सैनिक गिरे जा रहे हैं। खटाक खटाक। बाकी गिरेंगे प्याजों की मार खाकर। मैं आंखें खुली रखने का अवसर ही नहीं देता। बाकेलाल का मस्तिष्क इस संकट से उबरने का हल फटाफट सोचने में लगा था। बाकेलाल, अगर संकट में तूने राजा विक्रम सिंह की मदद कर दी तो तुझे 1/4 राज्य और मिल जाएगा। इस प्रकार तू आधे राज्य का राजा बन जाएगा। जल्दी सोच इस संकट का हल। ओहो बाकेलाल, कहीं हम अपने आंसुओं की बाढ़ में ही डूब कर ना मर जाएं। मुझे प्याजा से निपटने की एक तरकीब सूझ गई है महाराज। मैं अभी आता हूँ। आप ध्यान रखिएगा कि तब तक प्याजा पर कोई दूसरा व्यक्ति वार ना करे, क्योंकि इसे मैं ही मारूंगा। बाकेलाल द्रुत वेग से रथ दौड़ाता महल से निकला। ओह, घोड़ों की भी आंखों से आंसू बह रहे हैं, पर इनकी लगाम तो मेरे हाथों में। मैं इन्हें रास्ता दिखाता जाऊंगा। टुकुट 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 टुकुट। रथ दौड़ाता बाकेलाल सीधा पहुंचा तपोवन, और तपोवन में मैं आंसू देवता को प्रसन्न करूंगा ताकि कम से कम वो मेरी आंखों से आंसू बहाने तो बंद करे। वो रहे ऋषि दुखाचार्य। बाके नाव देखा ना ताओ, ऋषि दुखाचार्य को उठाकर अपने कंधों पर लादा। अरे रे, ये तुम क्या तल रहे हो? मैं तुम्हें थाप दे दूंगा। मुझे पता है कि तुम शाप नहीं थाप दोगे और वो मुझे लगेगा नहीं, किंतु इस वक्त मुझे एक नेक काम के लिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि तुम इस नेक काम में मेरी मदद करोगे भी। चलो बे घोड़ो, पहले से भी तेज भागना कम करता हूँ। अगर मेरे पहुंचने से पहले प्याजा को कुछ हो गया तो तुम्हें प्याज के रस के कुंड में दबोकर मार डालूंगा। या तीव्र गति से रथ दौड़ाता बाकीलाल सीधा महल पहुंचा जहाँ प्याजा ने उत्पात मचा रखा था। ओह, यहाँ तो लोगों के आंसुओं से बाढ़ आ गई है, पर अब ये बाढ़ थम जाएगी। ऋषि दुखाचार्य चल नीचे। मैं गिला। ये तो बाकेलाल की आवाज़ है। बाकेलाल आ गया। वो देखो, वो रहा शत्रु प्याजा जिसकी मृत्यु तुम बनोगे। मगर मैं इसे कैसे मालूंगा? मैं तुम्हें अपनी शक्ल दिखाऊंगा जिससे तुम्हें हंसी आएगी। तब तुम्हारे शरीर से कांटे निकलने लगेंगे। यही कांटे प्याजा की मृत्यु बनेंगे। तुम्हारी मूछें देखते ही फिर से मेरी हंसी छूट गई। ऋषि दुखाचार्य की आंखों में तो पहले ही प्याज का रस भरा है, इसलिए प्याजा को उसकी आंखों पर कोई असर नहीं हो रहा। किंतु बाकेलाल की आंखों में फिर से जलन शुरू हो चुकी थी। बाकेलाल, कांटे निकलने पर मुझे असहनीय पीड़ा होती है। मानवता की भलाई के लिए तुम्हें तब तक हंसते ही रहना होगा जब तक दुष्ट प्याजा जीवित है। मेरी सूरत देखते हुए आगे बढ़ते रहो। प्याजा का ध्यान तुम्हारी ओर नहीं है। तुम भागकर अपनी पूरी ताकत से प्याजा से जा टकराओ। आज तो बाकेलाल मानवता की भलाई की बातें कर रहा था और मेरी मृत्यु ऐसे ही कटीले ऋषि के कांटों से होनी थी। खचाक धाड़। और ये क्या?
मैं हंस रहा हूँ, फिर भी मेरे शरीर से कांटे गायब हो गए और मेरा तोतलापन भी दूर हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मानवता की भलाई के लिए बड़ा काम किया है। हमारी आंखों की जलन भी खत्म हो गई। उफ, इसमें से प्याज की बदबू अभी भी आ रही है। सबसे पहले इस नामुराद का शव उठाकर सीमा के बाहर फेंको। राजा चक्रम को उस वक्त घोड़ा रोक देना पड़ा। अरे, ये तो प्याजा है जिसके आतंक से विशालगढ़ वासियों को मुक्त करवाने के लिए मैं निकला था। किंतु इसे किसने मार डाला? इसकी आंखों में अवश्य इसके हथियारों की तस्वीरें छप गई होंगी। काव काव काव। ओए चील कौए, इसकी एक आंख तो खा गए पर दूसरी सलामत है। देखूं उसमें किसकी तस्वीर है। ओ, ये तो वही बाकेलाल है जिसके कारण चड्डी सैनिकों को अस्पताल का मुंह देखना पड़ा था। एक बार फिर मेरी योजना इस बाकेलाल के कारण सफल होने से रह गई। मुझे इस बार भी चौथाई राज्य नहीं मिला। होड़प्पा दी की हो। थड़ थड़ थड़। लेकिन बाकेलाल को इस बार भी चौथाई राज्य मिल गया था। बाकेलाल, ये लो पश्चिमी राज्य की बागडोर का फरमान। इसकी क्या जरूरत थी महाराज? जरूरत तो इसी की थी। फिर आधा राज्य तो मिल गया, बाकी आधा राज्य भी मैं इसी प्रकार प्राप्त कर लूंगा। बाकी बेटा, इस बार बिना कोई योजना बनाई तुझे सफलता मिली चली जा रही है। किंतु राजा चक्रम को मिल रही थी असफलता पर असफलता। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? घर का कीमती सामान क्यों फोड़ रहे हैं, जबकि मैं अपना क्रोध शांत होने तक फोड़ने के लिए कुमार से बहुत सारे कुल्लड़, मटके, सुराही इत्यादि लाया हूं। ये क्रोध भयानक है सेनापति हींग सिंह। यह तभी शांत होगा जब मैं ऐसी वस्तुएं तोड़ूंगा। ये क्या किया महाराज? पलंग भी फोड़ दिया। अब आप सोएंगे किस पर? मैं बोरी बिछाकर जमीन पर सो जाऊंगा सेनापति, तुम मेरी चिंता मत करो। किंतु आपके पास एक से बढ़कर एक शक्तियां हैं, फिर आप सीधे सीधे उन शक्तियों का प्रयोग करके विशालगढ़ को राजा विक्रम सिंह के हाथों से क्यों नहीं छीन लेते? अगर मैंने ऐसा किया तो एक ऋषि के शाप के कारण मेरी एक आंख फूट जाएगी, एक पैर को लकवा मार जाएगा, मेरा मेरा ही हाथ मुझे हर वक्त तमाचे मारता रहेगा और मेरे शरीर पर उगे बाल खींच खींच कर तोड़ेगा। इसलिए मुझे राज्य प्राप्त करने के लिए ऐसी योजना बनानी पड़ी। सेनापति हींग, तुम तो जानते ही हो कि मेरे राज्य की हालत बड़ी खराब हो चुकी है। अगर विशालगढ़ हमारे हाथ लग गया तो हमारे हाथ बहुत बड़ा खजाना लगेगा, पर सारी योजना असफल होती जा रही हैं। लेकिन अभी आधा राज्य ही तो हाथ से निकला है, आधा तो बाकी बचा हुआ है। अब आप क्रोध शांत करें और शेष बचे आधे राज्य को प्राप्त करने की जुगाड़ करें। इधर बांकेलाल को मिला वह दुख भरा समाचार। बांकेलाल, मैं तपोवन से आया हूँ। ऋषि दुखाचार्य का अकस्मात निधन हो गया है। क्या? मृत्यु पूर्व उनकी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार आपके हाथों, उनकी कपाल क्रिया भी आपके हाथों हो और उनकी चिता की राख भी आप ही गंगा में प्रवाहित करें। अगर आपने इनमें से एक भी कार्य नहीं किया तो वो प्रेत आत्मा बनकर आपको जीवन भर कष्ट देंगे। फिर तो करना ही पड़ेगा शीघ्र ही। बेचारा दुखाचार्य, तपोवन में इसका स्वागत करने के लिए हमने इसे केला खाने को दिया, किंतु केला मुंह में लेते ही बेचारा स्वर्ग से धार गया। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। बाकेलाल, चिता हमने पहले ही तैयार कर दी है, तुम्हें अब केवल अग्नि देनी है। ठीक है, इसके कारण मुझे एक चौथाई राज्य मिला है, ये तो मेरा फर्ज है। मैं अग्नि देता हूँ। फिर बाकेलाल, ये लो लंबा लठ, इससे तुम्हें कपाल क्रिया करनी है, यानी ऋषि दुखाचार्य की खोपड़ी पर इस लंबे लठ का प्रहार करके उसे फोड़ना है ताकि ऋषि को सांसारिक मोह से मुक्ति मिल जाए। बाकेलाल ने लठ से जलते शव की खोपड़ी फोड़कर कपाल क्रिया पूर्ण की। लेकिन आज विशालगढ़ में कई चिताएं जलनी थी। हे नरक लोक से आई हूं मैं, नाम है मेरा चितावर। विशालगढ़ पर एक के बाद एक टूट रही है मुसीबतें। नई मुसीबत का नाम है चितावर। हे अब यहाँ जलेंगी चिताएं और मैं चिताओं की राख के तिलक लगाकर प्राप्त करूंगी चितावर की लकड़ी, जो मेरी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करेगी। हे चिताएं बनाने के लिए मुझे लोगों के मरने की प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ती। मेरे आगमन के साथ ही लोग खुद ही खुद खुशी खुशी अपनी चिताएं बनाने में जुट जाते हैं। अरे ओ राम प्रसाद, जरा कुछ लकड़ियां तो लाना, मेरी चिता बनाने के लिए थोड़ी कम पड़ रही हैं। बच जाएंगी तो दे दूंगा, पहले मैं अपनी चिता तो तैयार कर लूँ। अगर लकड़ियाँ कम पड़ गई तो मैं ठीक से जल भी नहीं पाऊंगा। आज विशालगढ़ के चप्पे चप्पे पर चिताएं जलेंगी। आज तो मेरा नाचने और गाने का मन कर रहा है। ओ चप्पा चप्पा चिताएं जलें, ओ चप्पा चप्पा चिताएं जलें, औने पौने लोग जलें। यार वाह, मेरी चिता तो जल गई। चितावर महल में प्रवेश कर गई। अरे कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? का जा मेरी चिता बनाने में मदद करो। अपना काम खुद करो। महल में भी सजने लगी चिताएं। प्रबंध मंत्री, हम सबकी चिताओं का प्रबंध करो। अवश्य, चिता सबको मिलेगी बारी बारी से। मेरी चिता चंदन की लकड़ियों से सजाना। खुशबू के लिए मैंने केवड़ा भी मंगा लिया महाराज। लेकिन मूर्खों, चिता तक अर्थियों में पहुंचा जाता है।
अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूर्ण होंगी। फिर महाराज, आपके लिए सफ़ेद और लाल रंग के कफन महाराज जी ने पसंद किए हैं। आपको इनमें से जो भी पसंद आए आप छांट लें। मुझे वो लाल वाला ही पसंद है। किंतु महाराज, एक अड़चन है। हर आदमी अपनी चिता सजाने में व्यस्त है। अर्थी कौन उठाएगा? इसमें सोचना कैसा। कफन लपेटकर सब अपनी अपनी अर्थी और क्रियाक्रम के लिए जल की मटकी खुद ही उठाकर अपनी चिता पर जाकर बैठेंगे। मेरा नाम नाम सत्य है। वाह, मैं सभी को ऐसा करने का आदेश देता हूँ। वाह, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। मेरा राम नाम सत्य है। प्रबंध मंत्री, मेरा भी सत्य है। बाकेलाल को ऋषि भिक्षाचार्य से वह समाचार मिला। बाकेलाल, तुम यहाँ हो और वहाँ पूरा विशालगढ़ चिता में जलने के लिए तैयार है। वो दुष्ट चितावर जहाँ से भी गुजर जाती है। ऋषि भिक्षाचार्य ने बाकेलाल को चितावर के विषय में बताया, जिसे सुनते ही बाकेलाल की आंखें चमक उठी। ओह, तो यही है तीसरा संकट जिससे मुझे विशालगढ़ की रक्षा करनी है। अरे, वो जा रही है चुड़ैल चितावर। तो क्या अब हम भी अपनी चिताएं तैयार करेंगे? हम पर उसके यहाँ से गुजरने का कोई असर नहीं हुआ। हमारे दिल में चिताएं बनाने का विचार क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यह पवित्र तपोवन की भूमि है। यहाँ की मिट्टी में शक्तियों को बेअसर करने की प्रचंड शक्ति है। तपोवन की मिट्टी का चमत्कार समझ में आते ही, अरे बाकीलाल, गधे की तरह मिट्टी में क्यों लोट लगाने लगा? ताकि तपोवन की पवित्र मिट्टी मेरे शरीर पर अच्छी तरह से चिपक जाए और मेरे ऊपर उसके जादू का कोई असर ना हो। अरे मेरा त्रिशूल! क्षमा करना ऋषिवर, शाप मत देना। यह त्रिशूल मैं आपको वापस लौटा दूंगा। हाँ ऋषिवर, वो एक नेक कार्य करने जा रहा है, उसे शाप मत देना, अन्यथा शाप के मामले में मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। मैं भी तुम्हें शाप दे दूंगा। बाकेलाल चितावर का पीछा कर रहा था। अवसर मिलते ही मैं इसे त्रिशूल से समाप्त कर दूंगा। मैंने पूरे नगर का चक्कर लगा लिया। सभी लोग अपनी चिताएं सजा चुके हैं और ये है राजा और उसके मंत्री जो अपनी चिताओं पर अपनी अर्थियां खुद लेकर जा रहे हैं। ओह, स्वयं महाराज भी अपनी चिता पर बैठने जा रहे हैं। इस वक्त तो महाराज का बचना बहुत ज़रूरी है और ऐसा तभी होगा जबकि मैं इस दुष्ट चितावर का अंत कर दूं, ताकि ये सब लोग उसके प्रभाव से मुक्त हो जाएं। या खचाक! लेकिन उस वक्त बेचारे बाकेलाल के मंसूबे धरे के धरे रह गए। ही अरे, त्रिशूल जल के समान बह गया। है मुझे शस्त्रों से नहीं मारा जा सकता, किंतु तुझ पर मेरे फैलाए जादू का असर क्यों नहीं हुआ और तूने क्यों नहीं बनाई अपनी चिता? ओ, तेरे शरीर धूल से क्यों सना है? अवश्य इस बात में कोई रहस्य है। पहले मैं चिता की लकड़ी से तेरी सारी धूल ही झाड़ दूँ। बाकी बेटा, अगर इसने तेरी धूल झाड़ दी तो फिर तुझे भी अपनी चिता बनाने से कोई नहीं बचा सकता। इससे बचना है तो भाग। तेरे भागने से मेरा संदेह और भी पक्का हो गया है। भाग कर जाएगा कहाँ बच्चों? तेरी धूल तो मैं झाड़ कर रहूँगी। बाकी को दिखाई पड़ी तपोवन की चार दीवारी। भागते भागते मेरे शरीर की काफ़ी धूल झड़ चुकी है। अब मुझे फिर से तपोवन में जाना होगा जहाँ ये दुष्टा प्रवेश नहीं कर सकेगी। अरे, ये तो अंदर आ गई। हाँ, क्योंकि मेरे पाँव जब तपोवन की भूमि से टकराएंगे ही नहीं तो तपोवन की पवित्र मिट्टी मेरा क्या बिगाड़ लेगी। अब मैं तुझे यहाँ से उठा कर ले जाऊंगी। अरे ऋषियों, मेरी मदद करो कमबख्तों। ठहर जा दुष्ट पापन, मैं भी तुझे जलाकर भस्म करता हूँ। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ जी, कुछ भी नहीं हुआ। अरे, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। ओह, मैंने बिना कुल्ला किए इसे भस्म होने का शाप दे दिया था, इसलिए इसे लगा नहीं। पर मैंने अभी अभी नीम के पेड़ तले खड़े होकर दातुन किया है। इसे शाप मैं देता हूँ। तू तड़ाक हो जा कड़ाक। अब टूटेंगी मेरी तेरी हड्डियाँ। अरे नहीं टूटी, क्यों नहीं टूटी? तू भी पागल है ऋषि ठुमकाचार्य। अबे ये तपोवन है, यहाँ कोई किसी का हित नहीं कर सकता, वरना इसे तपोवन कौन कहेगा? तो फिर तेरा की हो बाकेलाल। बाकेलाल ने चितावर को अपनी ओर बढ़ते देखा तो उठा लिया वह लंबा लठ। इससे मैंने थोड़ी देर पहले ऋषि दुखाचार्य के कपाल को फोड़कर उसका अंतिम क्रियाक्रम किया था और अब इससे मैं तेरी भी खोपड़ी तोड़ूंगा। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की लड़ी। तड़ाक तड़ाक आ! वो मारा पापड़ वाले को। फूट गई जी, फूट गई। चितावर की खोपड़ी फूट गई। मेरी मृत्यु कपाल क्रिया वाले लठ सही हो रही थी। वाह, बाकीलाल ने तो कमाल कर दिया। मैं अपने मंत्रों की शक्ति से इसके शव को दूर फेंकवा देता हूँ ताकि वन्य जीवों का पेट इसे खाकर भर सके। अब मैं मंत्र पढ़ता हूँ। उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू इस चुड़ैल को, ओए बल्ले मैं सदके जावा। चितावर का शव गायब हो गया। इधर पूरे विशालगढ़ में उस वक्त सनसनी फैल गई। ये इतनी सारी चिताएं किसने बनाई और हम चिताओं पर क्यों बैठे हैं? और तो और हमारे हाथों में मशाले भी हैं। आप सब दुष्टा चितावर के प्रभाव में थे महाराज, किंतु बाकेलाल ने उस दुष्टा को मार डाला जिससे उसका प्रभाव खत्म हो गया, अन्यथा आज पूरा नगर अपना अंतिम संस्कार कर डालता।
क्या? मरे बिना ही अंतिम संस्कार? हम तो सीधे नरक में जाते। तो तू वैसे भी कौन सा स्वर्ग में जाने वाला है? बाकी पुच्ची दे ही दे। अवश्य महाराज, एक क्यों, दो लीजिए। किंतु वन में चील, कौओं, गीदड़ों, सियारों, लोमड़ियों और जंगली चूहों की भीड़ देखते ही राजा चक्रम समझ चुका था कि अबे ओ भूखे, चोंच पीछे कर, आँख में खाऊंगा तो फिर नाक में खा लेती हूँ, कान मेरे लिए छोड़ दियो, मैं आते खाऊंगा। ये तो चितावर का शव है, क्योंकि उसकी मृत्यु के पश्चात उसका शव ऐसे ही पशु पक्षियों द्वारा मिलजुल कर खाया जाना था। मैं तो इसका अंत करने के लिए कपाल लठ लेकर आ रहा था। इसका मतलब मेरी ये योजना भी व्यर्थ चली गई। बाकेलाल की योजना तो कामयाब हो ही गई थी। बाकेलाल, ये लो उत्तरी दिशा का राजपाट। बेटे मुच्छर, अब तू केवल विशालगढ़ के एक चौथाई राज्य का ही राजा रह गया है। बाकेलाल, तुमने पूरे विशालगढ़ की रक्षा की है। ये लो स्वर्ण मुद्रिका, मुझे भगवान इंद्र ने दी थी। इस मुद्रिका की मदद से तुम जीवन में एक बार भगवान इंद्र की किसी भी अप्सरा को पृथ्वी पर बुलाकर उसके नृत्य का आनंद ले सकते हो। किंतु राजा चक्रम के जीवन में अब आनंद नहीं रहा। फोड़ फोड़। महाराज, ये क्या कर रहे हो? अपना महल फोड़ दोगे तो फिर रहोगे कहाँ पर? मैं कुटिया में रह लूँगा। आप फोड़ फाड़ बंद करें, क्योंकि अब भी एक चौथाई राज्य प्राप्त किया जा सकता है। तो फिर ठीक है, मैं अपने तरकश का आखिरी तीर भी प्रयोग करके देख लेता हूँ। दशानन, भागो भागो! दशानन से बचकर कहाँ भागोगे? दशानन के 10 सिरों में है 10 भाइयों की शक्तियाँ। तुम्हारे राजा विक्रम सिंह ने एक बार मेरे बहुत सारे राक्षस भाइयों के सिर काट कर उनका वध कर डाला था। मैं श्रीलंका से यहाँ बहुत सारे सिर लेने आया हूँ, जिन्हें अपनी राक्षस प्रजा के कटे सिरों पर रखकर मैं उन्हें पुनः जीवित करूँगा। हे। लै सुनी, दिखा अपना कमाल। जो आ गया बड़े भैया दशानन। लै सुनी की फांके शरीर शून्य कर देती हैं। हे। अब जो वहाँ हैं, जो जहाँ है वहीं उसी अवस्था में खड़ा रह जाएगा। दशानन, इनके सिर काट लो। नहीं, सबसे पहला सिर विक्रम सिंह का काटूंगा। तो फिर वहीं चलो। दशानन महल के द्वार पर आ पहुंचा। तगड़ा, तोड़ दे द्वार। जो आदेश दशानन। तगड़ा के पास है रगड़ा, जो किसी भी वस्तु को रगड़ रगड़ कर गायब कर डालता है। अंदर सैनिकों ने उसका स्वागत किया। इस पर बाण चलाओ। यह बाण मेरा क्या बिगाड़ेंगे? हे। जर्जर, जरा बड़ो फूंक तो मार। जो आज्ञा दशानन। अब देखो बड़ो की फूंक का कमाल। अरे, हम बूढ़े हो गए। हुड़ मेरी बोटी का क्या होगा? मैं तो पोपला भी हो गया। बोटी मतलब पत्नी। दस्ती लगा दे। अभी लगा देता हूँ दशानन। दस्ती ने ऐसी फूंक मारी कि सभी सैनिकों को लग गए। लोटा उठाओ और जंगल की तरफ भागो। अबे तू तो पटाखे छोड़ने लग पड़ा। जंगल पहुंचने तक तो रोक कर रख। महल में खलबली मच चुकी थी। सेनापति, जल्दी जा, दशानन को रोक। सिपाही, जल्दी से बाकीलाल को इस चौथे संकट की सूचना भेजो। बेटे सेनापति, इस संकट से अगर तू निपट लिया तो चौथाई राज्य तुझे मिल सकता है। सेनापति ने दशानन को ललकारा। क्यों बेकार में मेरे हाथों से मरना चाहता है? जा, घर चला जा। अगर तू जाएगा तो मैं तुझे जाने दूंगा। मैं जाऊंगा, लेकिन सबके सिर हाथ साथ लेकर सबसे पहले काटूंगा विक्रम सिंह का सिर। चीलू, जरा इन्हें मजा तो चखा। जो आज्ञा दशानन। ओह, ये क्या है? हमारे पंख उग गए और हम उड़ने लगे। हे। पता है तुम क्यों उड़ रहे हो? क्योंकि ये पंख तुम्हें काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचाकर गायब हो जाएंगे। अरे, पंख गायब हो गए, हम नीचे गिर रहे हैं। हुड़ापादी के ओ। अरे, हमारे सेनापति जी नीचे गिर रहे हैं। अगर ये सब ज़मीन पर गिरे तो नीचे गिर गए इनकी हड्डियाँ साबुत नहीं बचेंगी। अपने अपने भाले ऊपर कर लो ताकि ये लोग भाले की नोकों पर गिरें। इस प्रकार इनकी हड्डियाँ टूटने से बच जाएंगी। अबे भाला पीछे कर, कम बकत। बाकेलाल फौरन ना पहुंचा होता तो पता नहीं सेनापति और उन सैनिकों का क्या हुआ होता। बाकेलाल सैनिकों को लेकर घास के गट्टरों के साथ सही समय पर आ गया। घास के गट्टरों पर गिरने के कारण हमें चोटें नहीं लगी। थम। मुझसे मुकाबला कर दशानन। हे। तो हम 10 भाइयों की संयुक्त शक्ति से टकरा कर जीत नहीं सकता। चीलू, जरा इसे भी आसमान की सैर तो करा। जो आज्ञा दशानन। बाके भी उड़ा। अरे रे! और ऊपर पहुंचकर उसके भी पंख हो गए गायब। बाकेलाल जी नीचे गिरकर बचेंगे नहीं। लेकिन बाकेलाल तो बाकेलाल था। सही समय पर मैंने भाले की नोक नीचे कर दी और जमीन पर गिरने से बच गया। तब तक राजा विक्रम सिंह भी वहां पहुंचे। दुष्ट शैतान, अब तू मेरे हाथों से मरेगा। हा। राजा विक्रम सिंह, आखिर तू आई क्या मेरे हाथों अपना सिर कटाने? जबकि बाकेलाल का मस्तिष्क तीव्रता से चल रहा था। बाकेलाल, कुछ करो। मुझे पता है महाराज दशानन से नहीं निपट पाएंगे। उससे पहले ही मुझे कुछ करना होगा, मगर मैं इससे कैसे निपट सकता हूँ? दशानन से महाराज को मैं बचाऊंगा।
क्योंकि मुझे पता है कि ये 1 से 10 तक की गिनती गिनने से मरेगा। इस बार मैं बाकीलाल से पहले ही आ गया। अरे स्वामी, आपने तो कहा था कि आप तब आएंगे जब मैं विक्रम सिंह का सर काटने वाला हूँगा, वरना इस बार भी चौथाई राज आपको नहीं मिलेगा। और अभी तो मैंने गंडासा उस पर चलाया भी नहीं, आप पहले क्यों आ गए? इस बार भी? ओह, तो दशानन को तुम नहीं भेजा है, और चौथाई राज्य के लोभ में पहले वाले संकट भी तुम नहीं खड़े किए थे? कमबख्त दशानन, तुझे ये बताने की क्या जरूरत थी? पकड़ लो इसे, क्योंकि अब तो हमें पता है कि दशानन 1 से 10 तक की गिनती गिनने से मरेगा। किंतु वो तभी मरेगा जब 10 भाई अलग अलग हों, और वो अलग कैसे होंगे ये रहस्य मैं जानता हूँ। बाकीलाल, तुमने इसे क्यों मार डाला? क्योंकि महाराज, मेरे पास ऋषि की दी स्वर्ण मुद्रिका है, जिससे मैंने अप्सरा को बुला लिया है। खचाक! वो देखिए, अब ये अप्सरा ही 10 भाइयों को अलग करेगी। दशानन भाइयों, ये अप्सरा अपने लिए वर की तलाश में स्वर्ग से आई है। भला तुम में से कौन इसके साथ विवाह करेगा? मैं कमबख्त हो, इससे विवाह मैं करूंगा। बाकीलाल ने तेजी से गिनी 1 से 10 तक की गिनती। 1 2 3 4 आ ओ ओ ओ 5 6 7 8 9 और ये 10 आ ओ। महाराज, दशानन मारा गया। बाकीलाल, दक्षिण चौथाई राज्य भी पुरस्कार में पाकर अब तुम बन गए हो पूरे विशालगढ़ के राजा, क्योंकि अगर मैं ये पुरस्कार तुम्हें नहीं दूंगा तो ऋषि के शाप के कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी। नहीं, ये झूठ है। राजा विक्रम सिंह, वो ऋषि मेरा सेनापति था, जिसकी रास्ते में घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई है। क्या? फिर तो मैं बाकीलाल से सारे पुरस्कार वापस लेता हूँ। नहीं भाइयों, विशालगढ़ का राजा मैं ही हूँ। तेरा सत्यानाश जाए चक्रम, हाथ आया, विशालगढ़ का राज्य निकल गया। हाय री फूटी किस्मत। बोलो राजा विक्रम सिंह जी की जय। तो भैया, इस बार भी बाकीलाल का काम नहीं बना, जबकि उसने इस बार कोई योजना नहीं बनाई थी, सब कुछ उसे मिल रहा था आसानी से। लेकिन कहते हैं ना, हाय री किस्मत। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल के अगले कॉमिक विशेषांक आबरा का डाबरा में। तब तक के लिए धन्यवाद।